नमस्कार। आज हम निवेश की दुनिया के दो बड़े महारथियों की बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कई स्रोत हैं जो इनकी तुलना करते हैं, इनके फायदे नुकसान बताते हैं और खासकर भारत के लिहाज से कुछ दिलचस्प बातें सामने लाते हैं। सही। तो कोशिश यही है कि इन दोनों के नफा नुकसान को ठीक से समझें ताकि निवेश के फैसले लेने में थोड़ी मदद मिल सके। तो बहुत सीधी सी बात से शुरू करते हैं। रियल एस्टेट मतलब जमीन, मकान, दुकान, कोई भौतिक संपत्ति जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ। और स्टॉक्स वो हुए किसी कंपनी में हिस्सेदारी के शेयर, ज्यादातर तो अब डिजिटल ही हैं या कागजी। तो ये सबसे बड़ा फर्क हो गया, एक टैंजिबल, एक इनटैंजिबल, है ना? बिल्कुल। और दूसरा बड़ा फर्क है पूंजी का। रियल एस्टेट में आपको ठीक ठाक पैसा चाहिए, अक्सर 20 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा। ओ हाँ, और फिर वो स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, वो खर्चे अलग से। हाँ, वो सब जोड़ लीजिए। जबकि स्टॉक मार्केट में आप चाहें तो 500 रुपए जितनी छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, और यही स्टॉक्स की एक बड़ी खूबी है मुझे लगता है। एक तो कम पैसे में शुरुआत हो जाती है और दूसरा आसानी से खरीद फरोख्त, लिक्विडिटी जिसे कहते हैं। हाँ, मतलब जरूरत पड़ी आज बेचा कल या परसों पैसा खाते में, हाई लिक्विडिटी। और अगर लंबे टाइम का डेटा देखें तो स्टॉक्स ने ऐतिहासिक रूप से रिटर्न भी बेहतर दिया है। हाँ, वो तो है। कभी कभी सालाना 12%, 15%, 20-25% तक भी देखा गया है, क्योंकि वो कंपनियों की ग्रोथ से जुड़े हैं। लेकिन इसमें वॉलेटिलिटी भी है। बिल्कुल, उतार चढ़ाव मतलब जोखिम भी ज्यादा है, ये मानना पड़ेगा। अच्छा, अब रियल एस्टेट की तरफ देखें तो जैसा कहा, पैसा ज्यादा लगता है और इसे बेचना वो एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। मतलब कई हफ्ते, महीने भी लग जाते हैं। हाँ, खरीदार ढूंढो, फिर कागजी कार्रवाई। सही। तो यहाँ लिक्विडिटी कम है, पर हाँ, इसे ज्यादा स्थिर मानते हैं लोग। इसमें रिटर्न देखें तो औसतन 8 से 15% सालाना हो सकता है। अच्छा, ये 8-15% कैसे? इसमें दो चीजें जुड़ती हैं। एक तो प्रॉपर्टी की कीमत कितनी बढ़ी और दूसरा किराए से जो इनकम आई। राइट, रेंटल यील्ड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन। बिल्कुल। और एक मनोवैज्ञानिक सुकून भी होता है कि भाई अपनी एक असली भौतिक संपत्ति है। हाँ। लेकिन इसमें एक पेंच है। रियल एस्टेट खरीद कर भूल जाने वाला निवेश नहीं है। किराएदार ढूंढना, मेंटेनेंस, टैक्स भरना, इसमें काफी टाइम और मेहनत लगती है। हाँ, ये बात सही है। लोग अक्सर इसे पैसिव इनकम समझ लेते हैं, पर ये काफी एक्टिव हो सकता है ना? बहुत एक्टिव। स्टॉक्स में तो बस आपको बाजार पर नजर रखनी है, खरीद लिया, बेच दिया, उतना सिरदर्द नहीं। वैसे टैक्स के फायदे तो दोनों में है शायद। हाँ है। रियल एस्टेट में जैसे होम लोन लेते हैं तो उसके ब्याज पर छूट मिलती है। हाँ, सेक्शन 24 के तहत। और स्टॉक्स में भी अगर आप सही तरीके से प्लान करें, जैसे रिटायरमेंट अकाउंट्स के जरिए, तो टैक्स बचा सकते हैं। अच्छा, अब जरा भारत वाले एंगल पर आते हैं। यहाँ रियल एस्टेट इतना पॉपुलर क्यों है? देखिए, भारत में ना घर सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक सामाजिक और भावनात्मक मुद्दा है। हाँ, बिल्कुल। एक स्रोत बता रहा था कि यहाँ घर होना मतलब गर्व की बात, पीढ़ियों की विरासत। लोग सोचते हैं किराया देना मतलब पैसा बर्बाद करना। सही बात है, अपना घर तो अपना होता है वाली फीलिंग। हाँ, और आरबीआई का एक सर्वे कहता है कि भारतीय परिवारों की कुल संपत्ति का लगभग 77% हिस्सा रियल एस्टेट में लगा है। 70%? ये तो बहुत बहुत ज्यादा है। मतलब भरोसा पूरा है रियल एस्टेट पर। भरोसा तो है, लेकिन सूरज का दूसरा पहलू भी है। एक एनआरआई जोड़े का अनुभव छपा था। उन्होंने कोई 15 साल पहले हैदराबाद में फ्लैट खरीदा था। अच्छा। बेचा भी, रुपए में अच्छा मुनाफा भी हुआ। लेकिन जब उन्होंने उस मुनाफे को वापस डॉलर में बदला तो कुछ खास हाथ नहीं लगा। ओह, मतलब करेंसी एक्सचेंज रेट ने खेल बिगाड़ दिया। बिल्कुल। तो सिर्फ प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ना काफी नहीं है। असल रिटर्न यानी आरओआई कैलकुलेट करते वक्त आपको होल्डिंग पीरियड, मतलब कितने समय प्रॉपर्टी रखी, और ये करेंसी वाला फैक्टर सब ध्यान में रखने पड़ते हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो मतलब रियल एस्टेट का आकर्षण अपनी जगह है, पर पूंजी चाहिए, लिक्विडिटी कम है और आरओआई ध्यान से कैलकुलेट करना होगा। पर मान लीजिए किसी के पास पूरी प्रॉपर्टी खरीदने जितने पैसे नहीं हैं, लेकिन वो रियल एस्टेट पर निवेश करना चाहता है। हाँ, तो यहीं पर अब नए विकल्प आ रहे हैं, जैसे रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। रीट्स, ये क्या है? ये एक तरह से म्यूचुअल फंड जैसे हैं, पर रियल एस्टेट के लिए। ये स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड होते हैं। अच्छा। आप इनकी यूनिट्स खरीद सकते हैं कम पैसे में भी, और इससे आप अप्रत्यक्ष रूप से बड़े बड़े कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे ऑफिस बिल्डिंग, मॉल, इनके मालिक बन जाते हैं। अरे वाह,
भारत में ये 2019 से शुरू हुए हैं और धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे हैं। इनमें लिक्विडिटी भी शेयरों जैसी होती है, आप जब चाहें खरीद बेच सकते हैं। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब रियल एस्टेट का एक्सपोजर पर स्टॉक मार्केट वाली आसानी। हाँ, और एक और तरीका है फ्रैक्शनल ओनरशिप। इसमें कई लोग मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं हिस्सेदारी में। ये भी नया कॉन्सेप्ट लग रहा है। हाँ, ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये सब विकल्प ना डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी अच्छे हैं। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग जगह पैसा लगाना। बिल्कुल। स्टॉक्स में तो आसान है, आप अलग अलग कंपनियों, अलग अलग सेक्टर में पैसा लगा सकते हैं। रियल एस्टेट में सीधे निवेश करके ये मुश्किल होता है। हाँ, एक ही प्रॉपर्टी में सारा पैसा लग जाता है अक्सर। सही, लेकिन रीट्स के जरिए आप रियल एस्टेट को भी अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं और जोखिम कम करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन तो बहुत जरूरी है। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो स्टॉक्स में कम पैसे से शुरुआत, ज्यादा लिक्विडिटी, ज्यादा रिटर्न की संभावना, पर जोखिम भी ज्यादा। हाँ, रियल एस्टेट में स्थिरता, किराए से इनकम, एक ठोस संपत्ति का एहसास, पर पूंजी ज्यादा, लिक्विडिटी कम और मैनेजमेंट का झंझट। बिल्कुल। और रीट्स जैसे विकल्प इन दोनों के बीच का एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। देखिए, कोई एक सबसे अच्छा निवेश नहीं होता। ये आपकी जरूरत, आपके लक्ष्य, आप कितना जोखिम ले सकते हैं, आपके पास पूंजी कितनी है, इन सब बातों पर निर्भर करता है। एक अच्छा संतुलित पोर्टफोलियो जो होता है उसमें अक्सर अलग अलग एसेट क्लास का मिक्स होता है। इक्विटी यानी स्टॉक्स, रियल एस्टेट, शायद थोड़ा सोना, कुछ फिक्स्ड इनकम। हाँ, ताकि एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह से भरपाई हो जाए। वही जोखिम प्रबंधन का यही सही तरीका है। अच्छा, यहाँ एक बात सोचने वाली है। क्या? कि ये जो नए विकल्प आ रहे हैं, रीट्स, फ्रैक्शनल ओनरशिप, जो रियल एस्टेट को ज्यादा आसान बना रहे हैं, तो क्या भविष्य में खासकर युवा पीढ़ी के बीच वो जो एक पारंपरिक भारतीय भावनात्मक लगाव है ना फिजिकल प्रॉपर्टी से, क्या वो कमजोर पड़ेगा? क्या लोग कहेंगे कि ठीक है, रीट ले लिया, प्रॉपर्टी में निवेश तो हो ही गया, अब फिजिकल प्रॉपर्टी का सिरदर्द क्यों पालें? ये सोचने वाली बात है।